अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं। कौन है जयचंद? 5 महीने बचे हैं चुनाव में। आरजेडी का हिसाब किताब कैसा चल रहा है? बिहार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे होगी। मुद्दों पे बात नहीं होती, ऐसे कैसे होगा बिहार का विकास? नीतीश कुमार पीएम का नाम तक भूल गए। नीतीश के पेट में दांत है। हमारे पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी बिहार में। लालू यादव का काल था तो लोग कहते थे बहुत जंगल राज है। उस जंगल राज का नाम बदल के ना मंगल राज कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में कौन है? क्या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा बिहार का? तेज प्रताप यादव की घर वापसी होगी? लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने बिहार के लिए? लालू यादव ने एक काम किया। क्या पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के साथ हैं? आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। जी हाँ, सभी पार्टियां दम भर रही हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोक रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास जी। उनसे जानते हैं कि बिहार की सियासत इस बार किस करवट बैठने वाली है। श्रीनिवास जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद श्वेता। सबसे पहले बिहार चुनाव की ही बात करेंगे। लगातार तेज प्रताप सुर्खियों में हैं। ट्वीट किया है कल उन्होंने। कैसे देखते हैं आप तेज प्रताप के ट्वीट को? अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं, तो तेज प्रताप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता, जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है और तेज प्रताप की बात है, ये दोनों एक अलग एंगल है। आप कह सकते हैं बिहार में ना तमाशा होता रहता है, तो ये एक तमाशा है, ये बुलबुले की तरह आएगा जाएगा, कोई खास राजनीतिक महत्व तो नहीं है। और जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद तेज प्रताप बागी हो जाएंगे, आरजेडी में टूट मच जाएगी, परिवार में कलह हो जाएगा, तो ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। और जो सीधी सी बात है वो आपको नज़र भी आ रहा है कि जिस दिन से तेज प्रताप का वाक़या आया, एक नई शादी की बात आई, उसके बाद से आपने देखा होगा कि तेज प्रताप लगातार खामोश हैं। और उसके बाद ठीक आज से 1-2 दिन पहले जो ट्वीट भी आता है उसमें वो अपनी श्रद्धा अपने माँ बाप के प्रति दिखाते हैं, कहते हैं मेरे भगवान हैं। तेजस्वी को पहले भी कहते आए हैं कि भैया हम कृष्ण अर्जुन हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को कृष्ण कहा है। इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं उसको रास्ता दिखाता हूँ। खैर, तो जहाँ तक राजनीति की बात है, चुनाव की बात है, तो ये तेज प्रताप का मसला कोई खास मुद्दा नहीं बनने वाला। विपक्षी पार्टियां तो कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, लेकिन कोई खास मुद्दा नहीं होने वाला है। और तेज प्रताप और बिहार की राजनीति सियासत, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि अब तेज प्रताप से हम बिहार की राजनीति को समझें। हालांकि इस तरह के बहुत सारे दुर्भाग्य देखता आया है बिहार, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है। तो इस तरह की कोई बात नहीं होने वाली, ये तेज प्रताप कोई मुद्दा ही नहीं होने वाला, ये नगण्य है। लेकिन तेज प्रताप के ट्वीट में उन्होंने जयचंदों की बात की है। हालांकि तेजस्वी को उन्होंने अर्जुन कहा, बट साथ ही साथ ये हिदायत भी दी कि जयचंदों से बच के रहें, अंदर भी और बाहर भी। तो कौन है जयचंद? देखिए श्वेता, जयचंद की जहाँ तक बात हो रही है, तो पहले बिहार की राजनीति बिहार के लोग करते थे। आरजेडी जब सत्ता में आई, 1990 की बात है, 90 के दशक में लालू यादव एक गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए और बड़ा लंबा काल रहा। 15 साल के लगभग दोनों पति पत्नी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उस वक्त तक बिहार की राजनीति में सिर्फ बिहार के लोग थे। आरजेडी को लालू परिवार कह लीजिए, मतलब सर्वे सर्वा लालू ही थे, नाम कोई ABCD आसपास का रहा हो, लेकिन सर्वे सर्वा लालू थे और वहीं से चीज़ें चलती थी। लेकिन जहाँ तक अब तेजस्वी की बात की जाए, हालांकि तेजस्वी बड़े मैच्योर दिखते हैं, लेकिन अगर सही से विश्लेषण किया जाए, तरीके से उनको देखा जाए, तो जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो मैच्योरिटी तेजस्वी के पास भी नहीं है। और आज के दिनों में बिहार की राजनीति, आरजेडी की राजनीति तय करने वाले जो रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, ये बिहार से बाहर से इंपोर्ट होकर आए हैं। कुछ कहते हैं भैया ससुराल वाले लोग हैं। अब किसके ससुराल वाले लोग हैं ये बिहार वाले समझ जाएंगे। एक और उन नाम में अगर आप कहेंगी तो ले लूँगा, लेकिन नहीं लेना ठीक ही रहेगा। आरजेडी में अगर अंदर खाने की बात की जाए तो कुछ जो कानाफूसी होती है, तो आरजेडी के बहुत सारे नेता हैं जो उस शख्स से जो इंपोर्ट होकर आए हैं हरियाणा से, उनसे उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन वो लालू परिवार के इतने करीब हैं
कि उनके खिलाफ कोई खुलकर बोल नहीं पाता है। अभी जो आपने देखा तेज प्रताप पहले उन्हें एनआरआई भी बोल चुके हैं। तेज प्रताप का जो वाकया हुआ, आप भूल जाइए तेज प्रताप को, आप याद कीजिए उस शख्स को, अनुष्का का भाई आकाश यादव, वो इस पूरे वाक्य के बाद आता है कैमरे के सामने और वो एक नाम लेता है संजय यादव का। वो ये शब्द उसके दिए हुए हैं, वो संजय यादव को जयचंद के रूप में बुलाता है। और सबको मालूम है कि आकाश और तेज प्रताप बहुत ही करीबी रहे हैं। और अब कुछ दिनों के बाद अपने माता पिता को भगवान कहते हुए भी तेज प्रताप कहते हैं कि हमारे घर में अब जयचंद आ गए हैं। तो शायद मैं ये एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आकाश ने एक नाम लिया संजय यादव का, और बिना नाम लिए तेज प्रताप एक जयचंद के बारे में चर्चा करते हैं, तो शायद उनके बारे में इशारा हो। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं आज आरजेडी की जो राजनीति चल रही है उसके रणनीतिकार अब बिहार के नहीं हैं, इम्पोर्टेड रणनीति लेकर आए हैं वो, और वहाँ से आरजेडी का सारा हिसाब किताब चल रहा है। तो आरजेडी का हिसाब किताब अभी की मैं बात करूं, क्योंकि 5 महीने बचे हैं चुनाव में, तो अभी आरजेडी का हिसाब किताब कैसा चल रहा है? श्वेता देखिए, एक बात बताता हूँ, जब चुनाव आते हैं ना तो सारे न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न चैनल पे क्या होंगे मुद्दे, कौन सा मुद्दा रहेगा अहम, ये बातें होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आज पिछले 2 दशकों 3 दशक की बात की जाए, 1990 के आसपास से अगर बात की जाए और अभी तक 4था दशक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की राजनीति तो धर्म मजहब इसके आसपास घूम रही है। लेकिन बिहार की राजनीति तब से, जब से बिहार में विधानसभा चुनाव होने लगे, यानी कि आज़ादी के बाद 1952 से जब से ये विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और आखिरी चुनाव 2020 तक, अगर मुद्दे हम देखें ए से लेकर जेड तक, तो उसके बीच में सिर्फ एक ही मुद्दा होता है और वो मुद्दा होता है जाति का। और यही वजह है कि गौर करेंगे आप कि भाजपा पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत होते हुए भी कभी बिहार की सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई। आज तक भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार खुद के बदौलत, जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ऐसा कोई नहीं बना। तो कारण ये है कि बिहार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ, आप लाख हंगामा मचा लो, लेकिन राजनीति जब होगी तो सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे होगी। और देखिए उसकी झलकियां आने लगी हैं। गौर किया होगा अभी बिहार, अगर आप देखें तमाम विकास के जो मानक है, इंडेक्स हैं, हर तरह के इंडेक्स, आपको बिहार सबसे अंतिम पायदान पे दिखेगा। बिल्कुल अंतिम पायदान पे। तो बिहार में कोई रोजगार आयोग नहीं बनता ना, कि डेवलपमेंट के लिए कोई आयोग बना लिया जाए, कोई ऐसा आयोग बना लिया जाए जिससे पलायन रोका जाए। पलायन आयोग बहुत बड़ी समस्या है, पलायन। और अभी हम नोएडा में बैठे हैं ना, नीचे उतरेंगे आपको गार्ड, रिक्शा वाला, ठेले वाले, पास का चाय वाला, मुझे लगता है ये सब के सब आपको बिहार के मिल जाएंगे। ये भी मिलेंगे कि आप तमाम मंत्रालय में जाएंगे तो IAS IPS भी मिलेंगे। लेकिन पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन का कोई आयोग नहीं बनता। क्या बनता है? सवर्ण आयोग, दलित आयोग, पिछड़ा आयोग। क्यों बनाया? अभी तुरंत अब चुनाव होने वाला है, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, अचानक से ये बम फूटा है। तो चूंकि क्या है, जाति की बात करनी है। अब सवर्ण आयोग के अध्यक्ष की बात कीजिए, डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह भूमियार वर्ग से आते हैं। पिछड़े आयोग की बात कीजिए, चलिए एक शैलेंद्र कुमार हैं, उनको रहने दीजिए। जो इन्होंने बनाया दलित आयोग, गौर कीजिएगा, इसके अध्यक्ष मालूम है कौन है? चिराग पासवान जी के बहनोई साहब उसके अध्यक्ष हैं। उसके उपाध्यक्ष मालूम है कौन है? अपने मांझी साहब के दामाद हैं। तो इनका क्या होने वाला है? इन आयोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना है, मैसेज कन्वे करना है कि भैया भूमियारों मेरे साथ आ जाओ, दलितों मेरे साथ आओ, पिछड़े मेरे साथ आओ। तो बिहार में जाति, सिर्फ चुनाव का मुद्दा एक ही चीज़ होती है, जाति, जाति और जाति। लेकिन क्या ये बिहार का दुर्भाग्य नहीं है कि मुद्दों पे बात नहीं होती, जाति पे बात होती है? ऐसे कैसे होगा बिहार का विकास? नहीं हो पाएगा, बिहार का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मानसिकता बन चुकी है। और क्या होता है ना, मानसिकता बदलने के लिए एक युग पुरुष का जन्म होता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री को याद कीजिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनको अपने जाति वालों ने कहा था तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे, और इसके पीछे एक कारण था कि 12 ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ धाम का नाम सुना है आपने? हाँ, बिल्कुल। एक वक्त था जब वहाँ दलितों का प्रवेश वर्जित था। ये वहाँ खुद पहुँचे थे मुख्यमंत्री रहते हुए और दलितों को प्रवेश करवाया था। लेकिन ये ज़माना चला गया। अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी कैसे मिलेगी,
मेरा परिवार कैसे चलेगा, मतलब सिर्फ इससे है। जनता क्या करेगी नहीं करेगी, कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए अगर श्वेता मैं कहूँ तो जो दोषी व्यक्ति है ना, वो सिर्फ हम और आप, यानी कि हम और आपका मतलब बिहार की जो जनता है वही है। जब वोट आएगा तो मैं खुद ही, अगर मैं बिहार से आता हूँ तो मैं खुद ही पूछूंगा, अच्छा कौन जात है भाई, पहला सवाल यही आता है कि कौन जात है। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जाति का होगा। और इस 5 महीने में देखिएगा बहुत सारे खेल होंगे जातियों के बीच, कैसे जातियों को अपनी तरफ लाया जाए, किन से किन को भिड़ाया जाए, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। और फिर चुनाव वहीं पे आके उसी मुद्दे पे वोट होगा। अगर आप कहेंगी तो मैं आगे आपको और बताऊंगा कौन सी जातियां किधर कहाँ कैसे आएंगी, और क्या कुछ पहले था और क्या बदल सकता है ये 2025 के चुनाव में। इसके बारे में भी कहेंगी तो एनालाइज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 2025 बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है श्रीनिवास जी, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी एक एंगल है जो लगातार सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, डेटा के गुरु हैं, सब सारा डेटा है। तो क्या फैक्टर होने वाला है प्रशांत किशोर का इस चुनाव में? श्वेता देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, उनको बीजेपी का एजेंट बताया गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जिस वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं से भी प्रशांत किशोर की पर लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार में सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आपने ये गौर किया होगा कि उन्होंने जाति को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ टोपी पहनकर इफ्तार करने गए हूँ, हर नेता जाता है, लेकिन जाति के प्रति उनका ज़्यादा फोकस नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक, आपको याद है अरविंद केजरीवाल वाला हिसाब किताब, कुछ उस तरह से। तो उनके तरफ जो लोग आकर्षित हो रहे हैं ना, वो खास करके पढ़े लिखे युवा हैं। उन्हें एक लगता है कि शायद बिहार की राजनीति में कोई एक नया चेहरा आ रहा है जो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। हालांकि होना क्या है तो मालूम है, लेकिन हाँ जिस वर्ग को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जो लगता है खास करके कहीं ना कहीं वो वर्ग अभी पिछले 2020 के चुनाव में देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था, यानी कि एनडीए के साथ ही था। और अगर 100 वोट आते हैं प्रशांत किशोर के पास, तो मेरा अंदाज़ा यही है कि वो 70 से 75 वोट एनडीए का काटेंगे और 20 से 25% वोट बाकियों का काटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गलतफहमी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा घाटा पहुंचाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली रही, बड़े बड़े वादे किए गए। आप उस रैली को कैसे देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा उस रैली का? क्योंकि उस रैली के बीच में एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ कि वो नीतीश कुमार पीएम का नाम तक भूल गए। तो क्या ये गठबंधन साथ रहने वाला है चुनाव तक, या 5 महीने में हमें देख पाएंगे कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हुए नजर आए? देखिए, हम हर किसी भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं जिससे साइंटिफिकली कहना बहुत मुश्किल है कि भूकंप आने वाला है। अभी तक ऐसा कोई टेक्निक हमने अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं आया है। लेकिन अगर हम ये भविष्यवाणी भी हमें ये कर सकें कि भूकंप आने वाला पहले बता दें, तो ये संभव है। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं, ये भविष्यवाणी मुझे तो नहीं लगता कि अगले जब तक नीतीश कुमार हैं शायद कर पाए। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, आपको याद होगा लालू यादव ने नीतीश जी के बारे में कहा, बड़ा गंभीर बात कह रहा हूं कि नीतीश के पेट में दांत है। याद है आपको? हाँ, नहीं, स्टेटमेंट मुझे याद है। इसका मतलब ये होता है कि आदमी चेहरे पे जो दिखा रहा है वो है नहीं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा गया कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, हरकतें भी बहुत सारी सामने आई। जैसा अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा जीते जी नरेंद्र मोदी को श्रद्धेय बना दिया उन्होंने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जा रहे हम तो भूल गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने एक आईएएस के माथे पे गमला रख दिया देखा ही होगा आपने। और विधानसभा का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला। फिर उसके हाल फिलहाल एक और बात हुई, कोई महिला सम्मान यात्रा कर रहे थे वो, उन्होंने एक महिला को अपने पास बुलाया और कहा हमारे पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी बिहार में, याद होगा आपको। तो इस तरह के उनके बड़े सारे बयान आए। तो ये कहा गया कि मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं और ये तमाम चीज़ें। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि नीतीश जी मानसिक रूप से असंतुलित हो गए होते, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो अभी बिहार में
कोई और सरकार होती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। नीतीश कुमार अभी भी मानसिक रूप से उतने ही संतुलित हैं और उनका दिमाग अभी भी उसी गति से चलता है। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहना कि पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये असंभव सी चीज़ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में इस बार, खासकर अगर बात करूं एनडीए के बारे में, तो बहुत परेशानी आने वाली है चुनाव के पहले। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। 2020 का चुनाव, मेरा एक प्रोग्राम था, आधे घंटे का प्रोग्राम था टेलीविज़न पे, एक चैनल पे मैं करता था जहाँ पहले मैं काम करता था। तो शायद वो 10 नवंबर या 11 नवंबर की तारीख थी। वक्त था शाम के 7 बज रहे थे और पटना एयरपोर्ट पे चुनाव का परिणाम आ चुका था। 11 नवंबर को ही आया था और सेम डे इवनिंग में वापस यहाँ लौट रहा था। विस्तारा की फ़्लाइट थी, शायद 7 बजे या 8 बजे की। जब बस लेकर जाती है आपको फ्लाइट तक, तो उस बस में मेरी नज़र अचानक पड़ी। कोरोना का दौर था, एक यंग सा आदमी मास्क लगा के, तो उन्होंने भी मुझे देखा, मैंने भी उन्होंने देखा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, पास गए हम। वो हमारे माननीय मंत्री अभी जो हैं चिराग पासवान जी थे। और आपको याद होगा कि उस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इतना ही नहीं 90% सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई थी कि चिराग ने अपने उम्मीदवार, सिर्फ वहाँ वो एनडीए में थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के अगेंस्ट उतारा था और कम से कम नीतीश कुमार को 30 सीटों का घाटा चिराग पासवान। तो अगर आप सुनेंगे ये बात, मैंने चिराग को, मैंने सोचा भाई इतनी हालत ख़राब हुई, थोड़ी संवेदनाएं व्यक्त कर दूं। भाई उनके चेहरे पे तो मुस्कुराहट था और अपने पूरे परिवार के साथ थे। उनकी माता श्री भी थी बस में और कुछ उनके परिवार के लोग भी थे। सेम फ्लाइट से हम वापस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जिसके लिए आया था मैं वो कर गया हूँ। उनके चेहरे पे एक खुशी थी कि मैंने कर दिया। अब दूसरी बात देखिए, अभी चर्चा में है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सीधी सी बात है, कोई केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो सीधी सी बात है भैया कि मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना है उनके अंदर। और मैं ये किसी ऐसी बातों पे नहीं कह रहा हूँ। उनके पार्टी के एमपी, जमुई से जो एमपी हैं, उनके बहनोई भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी बात की गई कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि ये दिखाया जाए कि नहीं मैं सिर्फ पासवानों का नेता नहीं हूँ भैया, मैं तो सबका नेता हूँ। और एक जुमला है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बेसिकली ये अमेरिका में ये नारा है, अमेरिका फर्स्ट, तो ये नारा भी इम्पोर्टेंट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो अब एक बात, लेकिन एक बात बता तो नीतीश जी जिसके प्रति सोच लेते हैं ना, वो कभी उनके दिमाग से निकलता नहीं। तो जब सीट बंटवारे की बात आएगी अभी एनडीए में, तो ये पिछली बार की जो बात हुई थी कि 100 सीट भारतीय जनता पार्टी, 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड और बाकी 43 सीटों पे सबको सिमटा दिया गया था। लेकिन अब इस बार क्या है, जितने भी लोग हैं 50 सीटें मांग रहे हैं चिराग पासवान, 25 सीटें मांग रहे हैं मांझी। कुशवाहा अलग ताल ठोक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, अलग ताल ठोक रहे हैं। तो पहले तो सीट बंटवारे के ऊपर ही माथापच्ची होनी है बहुत ढेर सारी। और कहीं ना कहीं लगातार चिराग पासवान अब लगातार गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को ये प्रोजेक्ट करते रहेंगे कि मैं आने वाला मुख्यमंत्री हूँ। तो सबसे पहली लड़ाई यहाँ शुरू होगी एनडीए में। ये समस्याएं हर जगह आएंगी, लेकिन खासकर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। कम से कम मुख्यमंत्री चेहरे के लिए तो नहीं आने वाली, वो भी नहीं आने वाली। और जहाँ तक सीट बंटवारे की बात है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि मुझे और सीटें मिले, जबकि पिछली बार भी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दी गई। खैर अभी हम इधर ही रहते हैं। तो चिराग पासवान खुद से कोई ऐसा नहीं बोल सकता। चिराग पासवान में अभी इतने बड़े नेता नहीं हो गए वो, उन्हें एक लेगेसी मिली है रामविलास पासवान की, आप कह सकते हैं कि चाइल्ड बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे से चिराग पासवान को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप, जिनके हनुमान हैं तो उनको ये कयास लगाया जा रहा है। चर्चा है कि खुद पे ना चिराग पासवान में इतना वो नहीं है कि खुद से वो आगे आके कहें कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी सबसे पहली जो झलक मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको सीट बंटवारे के समय।
और अभी देखिए चुनाव आयोग ने अभी 2-3 दिन पहले वो ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से मिले थे और ये बात आज आ भी गई कि बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव होना है, ब्ला ब्ला। वैसे 22 नवंबर को ये ख़त्म होने वाला है, उसके पहले चुनाव हो जाएगा। तो अगर दोनों को देखा जाए, इंडिया गठबंधन और एनडीए को, तो कहीं ना कहीं एनडीए के सामने अभी समस्याएं ज़्यादा दिख रही हैं, खास करके सीट के मसले पे, मुख्यमंत्री के नाम पे। और ये भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले बार सबसे ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और बना भी नहीं पाएंगे। देखिए श्वेता, जहाँ तक बात करते हैं ना जातिगत राजनीति की, तो बिहार में हर पार्टियों की अपनी अपनी जातियाँ हैं। एडवांटेज में कौन है? इंडिया गठबंधन। खास करके आरजेडी की बात की जाए तो अगर हमें 100 मीटर एनडीए गठबंधन को 100 मीटर की दौड़ लगानी है, तो उस 100 मीटर की दौड़ में 70 मीटर पे खड़ा है एनडीए। अब वो कहेंगी कैसे? 17 से 18% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम मतदाता हैं, 12 से 13% यादव मतदाता हैं। तो ये तो आप भूल ही जाएं कि इनमें, ठीक है वो तो ऐसा है नहीं कि एब्सोल्यूट है, कुछ ना कुछ तो जाएगा, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ये 30% का जो चंक है ये पूरी मजबूती के साथ आरजेडी की तरफ है। जहाँ तक भाजपा की बात है, जब हम छोटे थे तो कहा जाता था कि ये कायस्थ और बनियों की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की तारीख में सवर्ण भी भाजपा से जुड़े हैं। खास करके बिहार में एक जाति है भूमियार। भूमियारों की संख्या तो उतनी नहीं है, 4-5% की आबादी है, लेकिन ये माना जाता था कि अगर ये गांव एक भूमियार का गांव है तो उसके आसपास के जो गांव हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो उन पे इनका असर होता है, ये जहां कहेंगे वो वोट वहां जाएगा। लेकिन अब ये ज़माना बदल चुका है, तो सवर्ण भाजपा के साथ जाएगा। कुर्मी है ही नीतीश कुमार के साथ, कुर्मी की भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी 4% के आसपास ही हैं बिहार में। कहीं ना श्रीनिवास जी, ये जो आपने कहा 4% के आसपास हैं कुर्मी, इसके बावजूद भी इतने सालों तक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनका अपना वोट बैंक 4% है, बट फिर भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं। 4% नहीं, अभी देखिए आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने आज से कुछ साल पहले, कुछ मतलब 10 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया पासा फेंका। पहले क्या होता है, समाज को आप धर्म में बांटते हैं, धर्म को जातियों में बांटते हैं, फिर सवर्ण, पिछड़े, अगड़े इसमें बांटते हैं। अब नीतीश कुमार ने वहाँ भी खेल किया और उन्होंने एक कार्ड मारा, दलित और महादलित, दलितों के बीच महादलित। और वो कौन थे? जो दलित जातियाँ, तकरीबन 120 के करीब दलित जातियाँ हैं बिहार में, लेकिन जो कह सकते हैं मेजर हैं, गिनेंगे तो 20-22 जातियाँ हैं। उनमें से 2 जातियों को, जिसमें पासवान और चमार, इन 2 जातियों को उनसे निकाल के एक अलग वर्ग बना दिया गया कि ये दोनों तो दलित हैं जी, आप महादलित हो, जिसको EWC कहा जाता है, एक्सट्रीमली वीक बैकवर्ड क्लासेस, EBC। तो एक EBC बनाई और पिछले चुनाव में ये देखा भी गया कि एनडीए को EBC के 76% वोट, 76% वोट EBC के वो गए एनडीए के खाते में। और मैं आपको बताऊं कि EBC वोटर का जो परसेंटेज है वो बिहार में तकरीबन 36% है। 36% EBC हैं और लगभग इतने ही OBC भी हैं। तो OBC में जो मेजर चंक है वो लगभग 13% के आसपास जो है वो यादवों का है। 13% का एक बिगर चंक OBC में वो राजद के पास है। लेकिन वो जो इकोनॉमिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो वोट है, तो अभी 2020 का चुनाव हो या पिछली लोकसभा का, तो 70% से अधिक वोट एनडीए में जाता दिखा। लेकिन अब यहाँ पे फिर से गेम है, एक बड़ी जाति है उनके बीच में, जिसको हम कहते हैं चर्मकार, चमार, जो भी हैं। अब कांग्रेस ने गेम किया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, भूमियार जाति से आते थे, उनको हटाया गया। उनको हटा के राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। राजेश राम उसी जाति से आते हैं। तो ये गेम चलता रहेगा और बिहार में और कोई मुद्दा नहीं होगा, नौकरी है कि नहीं, पलायन रुकेगा कि नहीं, उद्योग आएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी नेता के मुंह से आप सुनेंगे भी नहीं। लेकिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जातियों का खेल होगा। आपको याद होगा पिछली बार तेजस्वी ने बोला था कि अपनी कैबिनेट में पहले साइन से मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया भी उन्होंने कोशिश भी की और शायद यही कारण था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच मनमुटाव हुआ और वो गठबंधन
फिर से टूट गया। क्रेडिट लेने की होती, तेजस्वी कहते थे मैंने दिया, नीतीश ने कहा मुख्यमंत्री मैं, तो तुम कैसे दे दोगे। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन बातें कहीं ना कहीं श्वेता आके रुकेंगी क्या? यही है, जाति पे ही बात होनी है। जाति है कि जाति नहीं। सही बात है। आपने MY फैक्टर की बात की राजद में कि भाई मुस्लिम उनको वोट देगा, यादव उनको वोट देगा, बट एक और पार्टी है ओवैसी। लास्ट चुनाव में हमने देखा कि ओवैसी ने बहुत अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक अपने पास किया था, जिसकी वजह से RJD को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो इस बार ये पार्टी क्या रोल निभाने वाली है और ये कितना बड़ा फैक्टर होगी RJD के लिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है? आज वो 5 विधायक कहाँ हैं ओवैसी के? शायद वो लालू जी के पास हैं। तो ओवैसी फैक्टर एक कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। जहाँ तक ओवैसी की बात है, ओवैसी का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ जो सीमांचल का इलाका है, बंगाल से लगता हुआ इलाका है, उस इलाके में उनका प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, कुछ मुसलमानों को, या कह सकते हैं एक बड़ा वर्ग है जिसे ये लगने लगा है मुसलमानों में कि कहीं ना कहीं वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए हैं। उनके बीच ना आप देखेंगे आज की तारीख में वो एग्रेशन नहीं दिखेगा। जो पहले वो एग्रेसिव होकर आते थे, अब वो शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, अभी देखिए एक अवैध मदरसा गिराया गया यूपी में। आज ही मैं देख रहा था, मदनी साहब का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हाँ सही है, दिक्कत क्या है, हमारे उसमें कहा गया है कि आप किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ शिक्षा नहीं, तालीम नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक खामोशी है। और मुस्लिम वोटों की जहाँ तक बात है, तो आप ये मान के चलिए कि पिछली बार भी लगभग 71% वोट जो थे वो आए थे RJD के खाते में, ओवैसी के रहते हुए। वैसे भी ओवैसी 25-30 सीटों पे ही चुनाव लड़ते हैं सीमांचल के इलाके में, और उससे बहुत ख़ास कोई घाटा होने वाला नहीं है। और जिस इलाके में वो लड़ते हैं वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, या तो फर्स्ट पोजीशन पे MIM, दूसरी पोजीशन पे इंडिया गठबंधन वाले, या फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया गठबंधन वाले और दूसरी पोजीशन पे MIM होती है। वहाँ NDA गठबंधन उस इलाके में तीसरे नंबर पे चली जाती है। तो आइदर सीट इधर या उधर। तो ओवैसी का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। अब मुसलमान भी कहीं ना कहीं समझ गए हैं। सही कहा आपने, समझ गए। देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल ओवैसी भी बहुत तेज वंदे मातरम और जय हिंद कर रहे हैं, सुना होगा आपने। सुना है बिल्कुल सुना है। अच्छा श्रीनिवास जी, बिहार के जंगल राज की बात करते हैं। लालू यादव का काल था तो लोग कहते थे बहुत जंगल राज है, बट अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुई जहाँ पटना की मेन सिटी में लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो उस जंगल राज में और आज के जंगल राज में कुछ डिफरेंस है? हाँ, पहले वाली जंगल राज, बेसिकली जंगल राज एक, वो हाई कोर्ट में एक जज ने एक ऑब्जर्वेशन के दौरान बोल दिया था एक केस की सुनवाई में, जंगल राज है। लेकिन फिलहाल अभी ना नाम बदलने का चलन चल रहा है। हाँ। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेशन का नाम बदल दो, शहरों का नाम बदल दो। अब कोई कह रहा था कि भैया अब दिल्ली का नाम अगर न्यूयॉर्क कर दिया जाए तो हम भी इंडिया फर्स्ट हो जाएंगे। खैर एनीवे, तो अब आज की तारीख में उस जंगल राज का नाम बदल के ना मंगल राज कर दिया गया है। लेकिन जंगल राज है बिहार में, सिर्फ नाम बदल दिया है उसका। अब जंगल राज को मंगल राज के नाम से बुलाने लगे हैं। आप कह रही थी कि हवाई फायर, ये तो बहुत कॉमन है और ये तो पुरानी हो गई बात, ये 7-8 दिन पुरानी हो गई। मैं अभी आपको 2 दिन पुरानी बात बताता हूँ। मुजफ्फरपुर एक जगह है, नाम सुना होगा आपने, वहाँ की लीची बड़ी प्रसिद्ध है और कभी वहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस सांसद हुआ करते थे। वहाँ एक दलित बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। चलो दुष्कर्म हुआ, ये एक अपराध हो गया। ये तो अब ये अपराध अपराधियों ने किया। अब एक दूसरा अपराध देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उस बच्ची को लेकर PMCH आया जाता है तो वहाँ उसे सही तौर पे इलाज नहीं दिया जाता और उस बच्ची की मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर देखिए, ये मामला चुनाव है ना, इसलिए आगे बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। तो बिहार में बहुत कुछ नहीं बदला है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार पहली बार और दूसरी बार जब उनका टर्म आया था, उस वक्त ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया है। महिलाएं रात में भी सड़कों पे निकलने लगी थीं, खाना खा के आइसक्रीम खाने लोग
चौक चौबारों पर जाने लगे थे, लेकिन अब फिर माहौल कहीं ना कहीं उस तरफ जाता दिख रहा है। हर आए दिन कुछ ना, जैसे आपने देखा पटना के बोरिंग रोड चौराहा, जो सबसे व्यस्ततम और कह सकते हैं एक तरह का वीआईपी इलाका है, वहाँ आपने देखा भाई गोलियां चला रहा है फायरिंग और कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कानून व्यवस्था अगर हाल के दिनों में देखा जाए, पिछले 3-4 सालों में, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें फिर से वहीं लेके जा रहा है जिस हालात में जंगल राज कहा गया था। तो आज के हालात भी अब कुछ उसी तरह के दिख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। लेकिन इस बात को मैं मानूंगा कि नीतीश कुमार के शुरुआती दौर में जब उन्हें नाम दिया गया था सुशासन बाबू, तो उस वक्त वो अपने नाम के साथ जस्टिफाई कर पा रहे थे। ऐसा था कि अपराधियों पे लगाम लगी थी, अपराध पे लगाम लगे थे, सारे अपराधी नेता हो गए थे, कुछ जीतकर विधानसभा आ गए थे, कुछ लोकसभा चले गए थे और बाकी इधर उधर हो गए थे। तो मतलब सारे कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम नेता अपराधी हैं, लेकिन जो थे आपराधिक रिकॉर्ड जिनका था, कुछ सांसद बन गए, कुछ विधायक बन गए, कुछ मंत्री की दौर में भी शामिल हो गए, तो उस वक्त था। लेकिन फिलहाल अभी आप कह सकते हैं कि वही हालात हैं, जंगल राज फिर से आ गया है। बिल्कुल। एक और बड़ा स्लोगन फेमस हुआ बिहार में कि नीतीश सबके हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि नीतीश किस किस के हैं। एक कहते हैं ना बड़ी आम बोलचाल में अपने खास बातचीत में, जैसे वो होती है ना बीचिंग होती है, चुगली करते हैं एक दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में से। हम एक कभी हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम किया हो तो कहते हैं ना अरे वो फलाना सबसे मीठा मीठा रहता है। तो जो सबका है वो किसी का नहीं है। सच्चाई यही है और ये सच बात है, नहीं तो ये 9 बारी मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नहीं बनाते। आज आपसे मतलब है मारा पलटी श्वेता के पास, मारा पलटी श्रीनिवास के पास, बस भैया कुर्सी बुलंद रहनी चाहिए। तो नीतीश सबके हैं, नीतीश किसी के नहीं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार? लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था ना, जयचंद वाली बात बोली कि तेज प्रताप किसी जयचंद की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भी ऐसे तमाम लोग आ गए हैं। आप हो ना हो, आप ये भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी कभी टूट भी सकती है। बीच में ऐसा हुआ भी था कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। नीतीश के जो खास सिपह सलार थे, आरसीपी सिन्हा, नाम सुना था ना, अभी वो चले गए हैं पीके के साथ। उनको माना जाता था कि भैया ये सिर्फ नीतीश के दिमाग ही नहीं, दिल भी हैं, दिल दिमाग दोनों हैं। उनके स्वजातीय थे, आईएएस थे, सब कुछ थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, उन्हें पार्टी से निकाला गया, कहीं छोड़ दिए गए। आरोप ये लगा कि ये मोदी जी के बहुत करीब होते जा रहे हैं और पार्टी तोड़ने की जुगार में है। आज भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश के होके सबके हैं, सबके हैं। तो ये हालात तो है। तो आप कह सकते हैं कि ले देकर नीतीश कुमार ऐसा लग नहीं रहा कि इस बार हालात कुछ ऐसे बन नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया एनडीए हार जाएगी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, वो तो अभी बहुत वक्त है। लेकिन ये बार बार कयास और कवायद लगाई जा रही है और ख़ास करके ये चर्चा भी होती है कि भाजपा इस बार चुनाव जीतने से ज़्यादा इस बात पे फोकस कर रही है कि अगर सरकार बने तो मुख्यमंत्री हमारा। तो ये लग नहीं रहा इस बार। और अगर सरकार बनती है तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में कौन है? अगर आपने पीछे कुछ विधानसभा चुनाव देखा होगा तो बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री की रेस में होता है उसका नाम होता है पर्ची। किसी का नाम नहीं होता, एक पर्ची आती है और उस पर्ची को जब विधायक दल का मीटिंग होता है वो पर्ची खोली जाती है और उससे जिन निकलता है, उससे मुख्यमंत्री। अभी राजस्थान की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली की बात कीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरा एक ही है, मोदी जी। तो क्या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा बिहार का? हाँ, चुनाव तो मोदी के चेहरे पे ही होगा। और मुद्दे क्या लेके जाएंगे बीजेपी? मुद्दे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अभी एक मुद्दा मिला था लेकिन वो मुद्दा चलता हुआ नहीं दिखा तो उसे पोस्टपोन किया गया। समझ रहे होंगे आप, घर घर सिंदूर लेकर जा रहे थे, ऑपरेशन इस योजना के बारे में बात करते हैं कि जो घर घर सिंदूर भेजने वाला वो था मुद्दा, ये मुद्दा अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन इस पूरी मुहिम को आप कैसे देखते हैं? एक बात अगर आप देखिए श्वेता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा कुछ ऐसा लेकर आती है, कुछ अलग सा। तो इस बार उन्होंने ये सोचा था कुछ अलग सा, लेकिन होता है ना कि वक्त जब ज़्यादा वक्त हो जाता है ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चलनी बंद हो जाती हैं। तो ये मुद्दा भी इस बार नहीं चला
क्योंकि एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी भी विवाद हो रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, सीडीएस ने भी बोल दिया कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा, उसका मतलब नहीं है, तमाम चीज़ें पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये कर दिया है, हम कह रहे हैं हमने तोड़ दिया, हमने फोड़ दिया, जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काम नहीं आया, हालांकि इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और अभी भी ये मुद्दा चल रहा है। क्योंकि जब अभी मोदी विक्रमगंज की सभा में वहाँ भी उन्होंने कहा कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, खींच के मारेंगे, ये तमाम बातें होती रहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते बीजेपी की ये बातें समझ में आ गई कि ये मुद्दा उल्टा पड़ने वाला है। खासकर ये जो सिंदूर की बात की गई, पहले ये कहा गया कि हालांकि आपको एक बात बता दूं कि आज तक जितने भी ऑपरेशन होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन, उसका जो नाम रखा जाता है वो आर्मी खुद तय करती है और हर नाम के पीछे ना एक तर्क होता है कि ये नाम रखा क्यों गया है, एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। लेकिन इस बार खास करके ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। ये बताया गया, बाज़ाब्ता आकर बताया गया कि ये नाम उनके द्वारा दिया गया। अब उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आई तो कहीं ना कहीं महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की गई और ये महिलाओं का मुद्दा अभी पीछे कुछ चुनाव में आप देखेंगे बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख सकते हैं, अभी इसी तरह की बात हुई महाराष्ट्र में, महिलाओं के लिए अलग से पैसे देने की बात की गई। झारखंड में भी था, दिल्ली, झारखंड में भी और दिल्ली में भी पैसे, झारखंड में मैया बहिनी योजना, और यहाँ दिल्ली में 2,500 रुपये, हालांकि अभी तक मिले नहीं है, लेकिन 2,500 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये लगा गया कि भैया मजहब पे तो बांट लिया, धर्म पे बांट लिया, जाति पे बांट लिया, दलित महादलित पे बांट लिया, अब कहाँ बांटू, तो अब जेंडर पे बांटने की कोशिश है। लेकिन जब बिहार में शराबबंदी की गई तो ये माना गया कि शराबबंदी की वजह से जो महिलाओं का वोट बैंक है वो नीतीश कुमार को गया है, ये हुआ था? बिल्कुल। अभी भी क्या जो महिलाओं का वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ है? जब आप बात कर रही ना शराबबंदी की, उस बारी की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है कि उस बार महिलाओं ने बिल्कुल जात पात किसी भी मुद्दे को सबसे पीछे रखकर और इस मुद्दे पे वोट किया था, शराबबंदी के मुद्दे पे, और ये फ़ायदा भी हो रहा था। अब जिसका पति 100 रुपये कमाता था वो 80 रुपये की शराब पी जाए, बच्चे भूखे रह जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि अब शराबबंदी तो है, लेकिन अब शराब खुलेआम मिलती है, आप कहीं भी आप जाते चलते फ़ोन पे ऑर्डर करो, अब और बढ़िया हो गया, तो घर पे मिल रही है, अच्छी बात होगी ना, ठेके पे नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन श्रीनिवास जी, जो चीज़ आप इतने नॉर्मल तरीके से कह रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद भी आराम से शराब मिल रही है, लोगों के घर तक पहुंच रही है, ये कोई छुपी क्या बात सरकार नहीं को नहीं दिख रहा? तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए ऐसी बात है ना कि सरकार को सब कुछ दिखता है, हर चीज़ दिखती है सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं आंखें बंद भी कर लेते हैं। क्योंकि क्या है ना, आज की तारीख में जब ये हुआ था ना शराबबंदी, तो ये कहा गया था कि राजस्व का बहुत बड़ा घाटा होगा सरकार को। राजस्व का घाटा तो हुआ, लेकिन अधिकारियों और नेताओं के जो पॉकेट हैं उसमें मस्त इजाफा हुआ। आज ये देखिए शराबबंदी के नाम पे रोज़ लोग पकड़े जाते हैं, कहाँ हैं वो? बेओर में तो दिखते नहीं, ना जेलों में दिखते हैं, गए कहाँ वो? पकड़े तो जाते हैं, रोज़ पुलिस पकड़ती है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो अभी जंगल राज का माहौल है इस शराबबंदी के कारण है, क्योंकि सारी पुलिस फोर्स उसी में लगी है शराब पकड़ने में, लेकिन जाते कहाँ हैं वो? तो ये था कि मैंने पहले भी कहा ना कि जो पहला और दूसरा टर्म था नीतीश कुमार का, वहाँ पे उन्हें जो संज्ञा दी गई थी ना सुशासन बाबू की, वो कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जाके फिर वहीं पे सब पहुँच गए। अच्छा, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो यूथ बहुत पसंद कर रहा है, सोशल मीडिया पे तो अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, या उनकी सरकार आएगी? अभी तो ये कहना मुश्किल है, हालांकि पिछली बार भी तेजस्वी ने अकेले अपने दम पे, अगर देखी जाए उनके परफॉर्मेंस से, तो बस चंद सीटों का फासला रह गया था, और तेजस्वी ने उस पूरे कैंपेन को अकेले संभाला था। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें एनडीए की, तो केंद्रीय मंत्रियों से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके पूरी फौज थी, और तेजस्वी अकेले थे। और तेजस्वी को कि जिन बातों ने आकर्षित किया लोगों का, तेजस्वी अपने हर भाषण में, अपनी हर सभा में
वो रोजगार की बात करते थे, अगर आपको याद उनका हो मेन तो। चुनावी मुद्दा यही था, 10 लाख लोगों को रोजगार। हाँ, मेन चुनावी मुद्दा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी को कि तेजस्वी को अपने पीछ पे लाया जाए, धर्म मजहब की राजनीति कराई जाए, लेकिन तेजस्वी अपने पीछ पे टिके रहे। उन्होंने लगातार विकास, रोजगार, इसकी बातें करते रही, और चुनाव के आखिरी चरण आते आते एनडीए के नेताओं को भी उस पिच पे आना पड़ा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, अगर तेजस्वी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उनकी जो शख्सियत है उस उनको चाहने वाले में बहुत लोगों का इजाफा हुआ है, लेकिन हाँ, एक रोज़गार बड़ा मुद्दा है। और ये जो 4-5 लाख नौकरियां अभी मिली हैं, अगर नीतीश कुमार, ऑब्वियस सी बात है कि आई एम द चीफ मिनिस्टर, तो क्रेडिट विल गो टू मी, तो नीतीश कुमार ये दावा तो करेंगे ही, लेकिन तेजस्वी भी कहेंगे कि चूंकि ये मैंने कहा था, नीतीश जी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई, तब तक उन्होंने एक नौकरी इस मुद्दे पे तो नहीं दिया, लेकिन जैसे हमारे साथ आए तो फिर हमने नौकरियां दी, हमारे जाने के बाद फिर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो अगर इसी तरह के मुद्दे पे तेजस्वी टिके रहे तो मुझे लगता है कि तेजस्वी रेस में आ गए हैं। अगर अभी भी सर्वे कराया जाए, कुछ सर्वे हुए भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा उम्मीदवार चुनने के लिए कहा गया है, तो उसमें तेजस्वी अभी सबसे आगे रेस में दिख रहे हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे मुद्दे उनके क्या रहते हैं। तेज प्रताप यादव की घर वापसी होगी? कहाँ जाएंगे? क्योंकि लालू यादव ने घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, तो क्या उनकी वापसी होगी और कब तक हो सकती है? घर में ही है वो, कहाँ है? घर में ही है। देखिए क्या है ना, बड़ी सीधी सी बात है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं ना, राजनीति में हर चीज़ को बस उसी पैमाने पे तौलते हैं, ये नहीं तौलते कि कौन है क्या। अगर बात की जाए तेज प्रताप की, तो तेज प्रताप की जो पहली शादी हुई थी दरोगा राय की, जो पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय, स्वर्गीय दरोगा राय थे, उनकी पोती चंद्रिका राय, जो मंत्री थे, लालू के कैबिनेट में मंत्री थे, उनकी बिटिया से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि अब तो वो क्लियर भी हो गया कि एक फोर्स मैरिज था। वहाँ भी आप होता था ना, पुराने ज़माने में मुगल जो होते थे वैवाहिक गठबंधन करते थे, विवाह करते थे और फिर कब्जा कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये उस वक्त भी ये कहा गया था कि राजनीतिक शादी है ये, और वो 6 महीने के अंदर ही मामला अदालत पहुंच गया, तलाक की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं वो फोर्स शादी थी। लेकिन तेज प्रताप का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, ये नहीं बनेगा। तेज प्रताप कहीं नहीं गए, घर में ही हैं वो, और कहीं ना कहीं अभी तेज प्रताप को चुनाव तक चुप रहने के लिए कहा गया है कि बेटे चुप रहो अभी प्लीज़। क्या वो चुप रह पाएंगे? रह जाएंगे वो। अभी तेज प्रताप सिर्फ वही लिखेंगे जो उनको बताया जाएगा। अभी जो ट्वीट आया ना, आप उसके शब्दों को पढ़िए ना, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है जो आपने कहा कि जयचंद हैं, माता पिता मेरे भगवान हैं, और कहीं ना कहीं उसमें अगर दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक अर्थ निकल कर आ रहा है कि ये जो हाल का वाक्या हुआ मुझे फंसाया गया है। तो अब तेज प्रताप जो हैं वो चुप रहेंगे चुनाव तक, बिल्कुल चुप रहेंगे। और मैं ये भी लिख के देता हूँ कि अगर तेज प्रताप चुनाव ना भी लड़े, विधायक ना भी बने, और एनडीए की सरकार बनती है, तो तेज प्रताप मंत्री बनेंगे। तो तेज प्रताप के मुद्दे को बिल्कुल साइड कीजिए, वो कहीं, वो बिहार की राजनीति में 1% भी नहीं। और यादव कहीं नहीं जाएंगे। यादव मतलब लालू प्रसाद यादव, नो तेजस्वी यादव, नो तेज प्रताप यादव, नो फलाना, नो ढमका। लालू यादव कितने सक्रिय रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, जो लालू जी का स्वास्थ्य है उस हिसाब से तो अगर आप कहेंगे कि रैलियां कर रहे हैं लालू यादव वो, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक आधा रथ यात्रा करेंगे वो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी बीच बीच में ट्वीट उनके आ रहे हैं लगातार, सक्रिय तो दिख रहे हैं वो सक्रिय दिखेंगे, लेकिन मैदान पे उतने नहीं दिख पाएंगे जितने आप सोच रही हैं, या कोई सोच रहा है कि लालू यादव फिर उस तरह से आएंगे और ऐसे मोदी की मिमिक्री करेंगे, लाख रुपए, करोड़, 200 करोड़, तो वो नहीं दिखेंगे क्योंकि अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हाँ, लेकिन जो चक्रव्यूह, जो रणनीति बनाई जाएगी ना, उस रणनीति में जो फाइनल स्टैंप होगा वो लालू प्रसाद यादव का ही होगा। मैदान में वो आए ना आए, लेकिन रणनीतिकार का बहुत महत्व होता है युद्ध में। और आज भी अगर मैं कहूँ तो लालू यादव का एक क्रेज है, एक ख़ास वर्ग है, एक ख़ास वर्ग क्या, बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें एक क्रेज है।
और एक बात और श्वेता, मैंने अभी बोला ना कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो नीतीश कुमार के साथ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो उसमें देखेंगे तो आप जो मुख्य जातियां हैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य प्रमुख जातियां हैं उसमें लोहार हो गया, आप बढ़ई हो गए, पासी हो गए, चमार हो गए, कुमार हो गए, कहार जो पानी, इस तरह की जातियां हैं। अब इधर देखिए जो चमार वर्ग है इसका अपना कोई नेता नहीं है बिहार में, कोई कि मैं इस वर्ग का नेता हूँ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे पासवान है, पासवान के अभी तो दो नेता हैं भैया, उधर पशुपतिनाथ पारस भी हैं, चिराग पासवान भी है, पासवान भी हैं, मल्लाह के भी हैं, सन ऑफ मल्लाह। ये मैं इसी बात पे आ रहा था, ये निषाद जो जाति है ये भी ईबीसी में आती है। तो कहीं ना कहीं जो वीआईपी पार्टी के हैं वो भाई साहब कहीं ना कहीं उलट पलट इधर उधर होते रहे, लेकिन फाइनली अब वो आरजेडी के पाले, पिछली बार भाग गए थे वो विधानसभा में हाँ। कि मुझे और सीटें याद है मुझे वो सीन, और सीटें चाहिए, वो भाग गए, न खुदाई मिला न विशाल सनम, फिर वापस आए, मछली खिलाते हेलीकॉप्टर में दिखे थे। बिल्कुल दिखे थे, बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी उसमें। तो निषाद जाति का भी ना एक अच्छा खासा वोटर है, खासकर नॉर्थ बिहार की बात करें एक अच्छी खासी संख्या है। तो इस बार ईबीसी वोटर्स जो हैं उसमें अब हम दावे से नहीं कह सकते कि 70% और 76% वोट जो है वो नीतीश कुमार के पास ही जाएंगे, और पीछे ना वो 5 किलो का भी असर बहुत था, लेकिन इच्छाएं अनंत है ना, तो 5 किलो के आगे लोग ढूंढ रहे हैं। सही तो बात, देखिए आगे तो क्या कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं? वही तो मैं कह रहा था कि आगे देखिए कहीं वजन 20 किलो ना कर दिया जाए, तो ये चीज़। लेकिन फिलहाल अभी ईबीसी वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी, और उसका फ़ायदा जो है मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन को होता हुआ मिलेगा। अच्छा श्रीनिवास जी, लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, उनका अपना आपने जैसे कहा कि क्रेज़ रहा है, बहुत देसी, आज भी है, बहुत देसी स्टाइल में वो रहे हैं। तो ऐसा क्या किया उन्होंने बिहार के लिए कि आज तक उनका क्रेज़ कम नहीं हुआ? देखिए इस बात को मानना पड़ेगा, आप माने हम माने, पूरी दुनिया मानती है, लालू यादव ने कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूँ कुछ नहीं दिया। जंगल राज था, बहुत भयानक स्थिति थी, चलने की स्थिति नहीं, सब मान लिया, लेकिन लालू यादव ने एक काम किया जिसके कारण लालू यादव युग पुरुष बन गए। उन्होंने उस दलित वंचित कुचले लोगों को आवाज़ दी, वो बोलने लगे। मैं अपनी आँखों की देखी हुई बात बता रहा हूँ, मैं भी छोटा ही था, हमारे गांव के पास एक वोट होता था, और जहाँ पे वो गांव है वो एक सवर्ण जाति का गांव है, उसके आसपास ये जो मैं कह रहा था अति दलित महादलित पिछड़े इनके हैं, लगभग 900 वोट थे उस बूथ पे। मुझे याद है, मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है 900 वोट थे, जिसमें 400 के करीब वोट सवर्णों के थे, बाकी 500 550 वोट महादलितों के थे। लेकिन वहाँ कोई वोट देने नहीं आता था, और 900 में 800 750 800 850 वोट कास्ट किए जाते थे, 2 लोग बैठ के कास्ट करते थे, वो ज़माना था। एक बंदा वहाँ पे चलता हुआ आया जो दलित बस्ती से था, वो वहाँ खड़ा था वहाँ, तो एक थे गांव के ही, उन्होंने अपने, हाँ बोलो क्या है मालिक, एक तो वोट कैसे पड़ता है, हम भी देना चाहते हैं। समझ रही हैं आप, ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 21वीं सदी की ही बात कर रहा हूँ कि मालिक वोट कैसे पड़ता है, एक तो वोट देना चाहते हैं। उसे लोग पहले हंसे, अच्छा वोट देना है तुमको, चलो दिखाते हैं वोट कैसे होता है। मतलब आज़ादी के 50-55 साल के बाद किसी दलित वर्ग को ये बताया जा रहा है कि चलो वोट कैसे पड़ता है ये दिखाता हूँ तुम्हें। उसे ले जाया गया और फिर बोला, देख यहाँ देख रहा है, इस वाले पे दबा दो। समझिए बात को आप। तो लालू यादव ने वो किया कि अब वो पूछता नहीं है कि मालिक के वोट कैसे देंगे, अब वो लाइन में लगता है, और ज़रूरत पड़ती है तो लठ ले के लाइन में लगता है। तो सबसे बड़ा काम जो लालू यादव ने किया वो इसलिए किया, और इसलिए ही लालू यादव का क्रेज आज भी है, मानना पड़ेगा। और नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसा क्या किया? देखिए नीतीश कुमार आपको तो मालूम ही होगा, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो 2 काम किया जिससे कि वो फिर दूसरी बार चुने गए, उन्होंने बिहार में पहले तो सड़कों का जाल बिछाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की उन्होंने, बहुत अच्छी सड़कें बनी। और जब आप उस वक्त गुजरते थे ना, किसी भी गांव के पास से गुजरते थे तो आपको एक चमकता हुआ सा बिल्डिंग दिखता था,
शिक्षा में कितना सुधार हुआ पता नहीं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंगें चमक गई, बेटियों को साइकिल देना, कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म देना, ये तमाम चीज़ें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अब जब उन्होंने की, फिर शराबबंदी आगे आके, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी जो है बिहार को बदलेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज भी इस वाले चुनाव में विकास की बात की जाएगी, क्योंकि अभी जो केंद्र की सरकार है वो 3 टांग की सरकार है। चौथी टांग में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। और अब बजट के समय आपने सुना भी कि भैया ये हिंदुस्तान का बजट नहीं था, बिहार का बजट था। 54,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मखाना बोर्ड, ढिमकाना बोर्ड सबके लिए दिए गए। पटना जैसे शहर में, मैं पैदा हुआ हूँ पटना में, तो अभी आप पटना को देखेंगे, चूँकि मुझे दिल्ली आए हुए किसी बचपन में, इस ज़माने में पढ़ने लिखने आ गया था, अब देखेंगे आप पटना में तो वो तमाम चीज़ें बनी हैं जो आप किसी राजधानी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पटना में मेट्रो लाइन बनी, पटना में नागपुर के बाद पहली डबल डेकर रोड बन रही है। आपने डबल डेकर देखा होगा कि नीचे ट्रेन जा रही है या ऊपर ट्रेन जा रही है, नीचे रोड जा रही है, लेकिन दिस इज़ द सेकंड और थर्ड वन जो कि पटना में बन रहा है। डबल डेकर रोड कंप्लीट है, मेट्रो लाइन बनाया गया है। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बड़े सारे रील बन रहे हैं पटना स्टेशन पे एस्केलेटर वगैरह, और मेट्रो भी आने ही वाली है। मेट्रो ये बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को जो फर्स्ट फेज है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो डेवलपमेंट हुआ है, इस बात को मानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ना, एक शब्द है पॉइंटेड डेवलपमेंट, कि जहाँ पे हम हैं ना वहाँ तो हम झाड़ू मार लेंगे, बाकी चलो भैया। तो वोटिंग सिर्फ पटना में तो होगी नहीं, पटना से मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो सब मिलकर। श्रीनिवास जी, 2 चीज़ें हुई। आपने स्टार्टिंग में कहा कि पटना में लोग जाति को वोट देते हैं और जाति देखकर ही बटन दबाया जाता है, लेकिन एक तरफ तेजस्वी ने रोजगार की बात करके लोगों ने पसंद किया, दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार की बात करें तो इंफ्रा की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की बात भी तो हो रही है ना, रोजगार की बात हो रही है, इंफ्रा की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, बट फिर भी ये क्यों फेमस है कि सिर्फ जाति देखकर ही बिहार में वोट दिया जाता है? देखिए श्वेता, बड़ी सीधी सी बात है, जो इन चीज़ों को, जो एक शब्द है भारत के लोकतंत्र में, खास करके जब इलेक्शन की बात होती है, एक शब्द है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स। ना मैं राम को मानता ना रहीम को मानता, बस जो मेरे वक्त पे मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। तो इस तरह के वोटरों की संख्या तकरीबन 10% है, और ये 10% वोटर्स ना बहुत बड़ा स्विंग होता है। ये 2% का स्विंग ना इधर से उधर करता है। तो ये जो वोटर हैं, सबसे अहम वोटर यही होते हैं, इनके बूते, इनके दम पे ही सरकार बनती है। और ये मुद्दों की बात करते हैं, ये मुद्दों की बात करते हैं, जो स्विंग वोटर्स हैं वो मुद्दे की बात करते हैं कि भैया हमको तो चाहिए। लेकिन एक बात और है, इस तरह के वोटर्स की संख्या बिहार में भी बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि अब ये पता नहीं कौन सा जनरेशन मिलेनियम या जनरेशन जेड जो कहते हैं, अब ये इस तरह की जनरेशन आ गई है, जेन जेड जी जेड वर्ड पता नहीं क्या, बड़े सारे टर्मिनोलॉजी हैं। अब ना ये रील देखते हैं, अब ये यूट्यूब पे हैं, ये पूरी दुनिया देखते हैं। तो अब ये एक जो खास करके 25 से 30 साल का युवा है, ये कहीं ना कहीं इससे आगे निकल चुका है। हालांकि आगे निकल चुका है, लेकिन फिर होता है वो जाति है कि जाति नहीं, लेकिन तब भी उसमें से भी कुछ ना फिल्टर होकर रह ही जाते हैं। तो अब वो ज़माना रहा नहीं, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि अभी बिहार के लिए कुछ ऐसा सोचना कि जाति चली गई, मुद्दों की बात होगी, विकास की बात होगी। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट सवाल श्रीनिवास जी, पप्पू यादव, हमने सबका जिक्र कर लिया, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा नाम है जो अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ गए और जीत भी गए। तो पप्पू यादव का जो वोट बैंक है वो किस एरिया को प्रभावित करेगा, और क्या पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के साथ हैं या वो इसी गठबंधन में रहेंगे? पप्पू यादव आधिकारिक रूप से कांग्रेस में है। आधिकारिक रूप आपने देखा, जब कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था तो वहाँ पप्पू यादव थे, शिरकत कर रहे थे। देखिए, पप्पू यादव एक खास जो इलाका है, आप पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, ये खास जो ये 4-5 ज़िले हैं, वो भी सीमांचल से ही लगे हुए हैं, यहाँ पे पप्पू यादव की पकड़ है। वहाँ के यादव तेजस्वी से ज़्यादा पप्पू को मानते हैं। आपको याद होगा एमपी के इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने कहा था कि तुम जेडीयू के कैंडिडेट को मुझे हरा देना तुम,
लेकिन पप्पू यादव को मत जितवाना, जेडीयू को जितवा देना। आपको शायद याद हो या ना हो, उसके पीछे एक अहम कारण क्या है, यहीं पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लालू यादव बिल्कुल परिवारवाद की राजनीति में घुस के रह गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यादवों में कोई ऐसा ना आगे निकल जाए जो कल को ये कहे कि मैं यादवों का नेता हूँ। सिर्फ लड़ाई यही है लालू यादव परिवार और पप्पू यादव में, सिर्फ यही लड़ाई है कि लालू परिवार को लगता है कि कहीं कल पप्पू यादव अपने को यादवों का नेता न क्लेम कर दे, बस यहीं पे है। और ये सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के सामने आने वाली है, ये यही समस्या आने वाली है। एक और समस्या है हेमंत सोरेन, वो भी सीट मांग रहे हैं और शायद जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी सीट उन्हें नहीं मिल रही है, तो हेमंत सोरेन क्या फैक्टर होने वाला है? हेमंत सोरेन वगैरह कोई फैक्टर नहीं। जिस तरह से आरजेडी, आप तो झारखंड चुनाव में गई थी, जिस तरह से आरजेडी फैक्टर है वहाँ, वैसे एक सीट अभी दे दें तो ये भी काफ़ी होगा, 1 से 2 सीट। हेमंत सोरेन बिहार में कौन से इलाके में हेमंत सोरेन जाएंगे बताएं ना आप? जो झारखंड से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पे उनके वहाँ पे और उनके हालात बुरे हैं। आपने झारखंड में गौर नहीं किया, आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच बड़े मतभेद हैं। जो गैर आदिवासी हैं, जो बिहार की साइड से उधर गए हैं, उनके लिए एक नाम दिया गया है, दिक्कू कहते हैं उनको। तो हेमंत सोरेन वगैरह कोई फैक्टर नहीं है। और चलिए लास्ट में भी जो एक लाइन में मैं बोलूँगा कि वही है कि बिहार के लिए जाति है, जाति नहीं और जाएगी भी नहीं। चलिए देखते हैं इस बार के चुनाव में कि बिहार में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्या लोग जाति पे वोट दबाएंगे या विकास भी एक मुद्दा होगा। आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी, आप आए और सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे की। थैंक यू सो मच।